गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम गांधी के आर्थिक समानता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विचारों के संदर्भ में हमें गांधी का एक कथन ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें वो ये मानते हैं कि इस धरा में, पृथ्वी में सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी में या धरा में, वसुंधरा में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अर्थपूर्ण मान्यता या सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, यदि उनका विधिवत तरीके से, मानवीय आधार पर, समानता के दृष्टिकोण से उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति का लालच है तो उस लालच को, एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा करने की क्षमता इस वसुंधरा में नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं को, भौतिक मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये संसाधन एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। असीमित रूप में कामना पे कामना, कामना पे कामना, और इस तरह से ये कामनाएं इतने जाल की तरह से फैल जाती हैं कि जो स्वयं व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक रूप में असीमित वितरण और निवेश की जो प्रक्रिया है, ये एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था में या अर्थ तत्व में असंतुलन उत्पन्न करती है। आर्थिक समानता का जो गांधी का विचार है, उसके अंतर्गत गांधी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की और एक तरह से समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता से, एक भी आवश्यकता पूर्ति से एक भी व्यक्ति वंचित ना हो। भोजन, वस्त्र, आवास ये मौलिक आवश्यकताएं हैं प्रत्येक व्यक्ति की, और प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थव्यवस्था के माध्यम से होनी चाहिए। ये एक आर्थिक समानता का उद्देश्य है या आर्थिक समानता की प्रक्रिया का स्तर है। गांधी के अनुसार आर्थिक असमानता हिंसा, अन्याय, अनैतिकता, व्यक्ति की गुलामी या दासता की जनक होती है, और ये सारे दोष या ये सारे लक्षण जो हैं वो किसी भी व्यवस्था के लिए शुभकारी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं है, किसी भी समाज के विकास के लिए भी उचित या आवश्यक नहीं है। इन नकारात्मक तत्वों को अपनाए बिना भी व्यवस्थाएं, व्यक्ति और समाज अपना विकास कर सकते हैं और अधिक बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अधिक सुनिश्चित प्रकार के आधार पर आधारित होकर कर सकते हैं। मानवीय आधार पर मानवता को संरक्षण देने वाले जो उच्च कोटि के मानवीय गुण हैं, उन गुणों को संरक्षित करने वाला, उन गुणों के आधार पर संचालित होने वाला सिस्टम या व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए आर्थिक असमानता, हिंसा, अनैतिकता, अन्याय या पराधीनता ये ऐसे दोष हैं जिन्हें दूर करने का जो एक उपाय है, एक आधार है, वो आर्थिक असमानता है, आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के संदर्भ में हमें मनोवैज्ञानिक आधार पे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गांधी के अनुसार, कि जो भी विकार है, जो भी दोष है या जो भी अड़चन और असंतोष है, वो सबसे पहले आर्थिक कारण से व्यक्ति के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। यदि आर्थिक रूप में व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती
तो वो व्यक्ति अवसाद और असंतोष का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे वो हिंसा की तरफ या उग्रता की तरफ या अन्याय और इस प्रकार के नकारात्मक तत्वों की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो इसलिए ये प्रत्येक व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो समाज में आर्थिक समानता की स्थापना का आधार तैयार करे। आर्थिक समानता के संदर्भ में गांधी ये मानते हैं कि एकदम यूनानिमस तरीके से बिल्कुल एकलवादी समाज की स्थापना तो नहीं हो सकती, लेकिन एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए और अपने श्रम के माध्यम से अपनी पूंजी का अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारण करता रहे, अर्जन करता रहे, उसे प्राप्त करे, गेन करे, कमाए, और ये कमाई पूरी तरह से ईमानदारी पर आधारित होनी चाहिए। और इसीलिए गांधी ने साम्यवादियों की जो आर्थिक समानता की हिंसक नीति है उसका भी समर्थन नहीं किया। साम्यवादी जैसा कि मानते हैं कि साम्यवादी क्रांति के माध्यम से समाज में एक समानता की स्थापना की जाए, आर्थिक समानता की। गांधी के अनुसार ये आर्थिक समानता सहज नहीं होगी, नैसर्गिक नहीं होगी, बल्कि आरोपित होगी, जो एक दबाव के अधीन या दबाव के तहत इसका एक तरह से स्थापना की जाएगी। और जो दबाव जैसे ही कम हुआ या उसका प्रभाव कम हुआ या दबाव कमज़ोर रहा, शक्ति कमज़ोर हुई, तो हो सकता है यह आर्थिक समानता भी समाप्त हो जाए। इसलिए साम्यवादियों की आर्थिक समानता की जो हिंसक नीति है उसका समर्थन गांधी नहीं करते, बल्कि वो नैतिक अहिंसक साधनों से समाज में आर्थिक समानता की स्थापना का पर अपनी सहमति देते हैं या उसका समर्थन करते हैं। तो गांधी का ये मानना है कि अहिंसा के माध्यम से पूर्ण मानवतावादी और व्यवहारिक आधार पर चिंतन मनन करके व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, अपनी सोच में इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी बना ले जो कि प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के संग्रह या अन्य किसी प्रकार के आर्थिक प्रलोभन और प्रतिस्पर्धा से प्रभावित ना हो। गांधी की ये मान्यता है कि ये औद्योगिकरण में जो अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता है या जो निवेश की प्रक्रिया जिस रूप में अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया का दुष्परिणाम ये होता है कि इसमें नैतिकता समाप्त हो जाती है और ये अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता आर्थिक असमानता का आधार तैयार कर देती है। उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में इतना गैप आ जाता है कि जो आर्थिक समानता को आघात पहुंचाता है, और ये आर्थिक असमानता जो उत्पन्न होती है ये सभी के लिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक आयाम के लिए हानिकारक या घातक होती। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और मजदूरी के बीच के झगड़ों को या विवादों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। जहाँ उत्पादन होता है वहाँ वितरण न्यूनतम है, जहाँ वितरण हो रहा है वहाँ उत्पादन की प्रक्रिया में दिया गया योगदान बहुत न्यून है। तो ये जो भेद हैं ये एक प्रकार से पूंजी और श्रम के बीच में विवाद उत्पन्न करते हैं, और इन विवादों को समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता की स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिसका अर्थ ये होता है कि एक और तो जो मुट्ठी भर आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनके हाथ में राष्ट्र की पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग इस अनियंत्रित व्यवस्था के कारण या अनियंत्रित आर्थिक तत्व के कारण इकट्ठा होता रहता है। तो उनकी संपत्ति को नियंत्रित करना, कम करना, और जो करोड़ों लोग आधा पेट भोजन ले पाते हैं या नहीं ले, उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता है या उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होती है, उनको इस प्रकार से बैलेंस करना कि वे अपनी आवश्यकता की, मौलिक आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ या सक्षम बन सकें।
तो गांधी ये मानते हैं कि जब तक ये संपन्नता और विपन्नता के मध्य, आर्थिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता के मध्य ये अंतर जितना बढ़ता जाएगा, वो समाज में उतना ही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि इस संसार में सभी के पास इतनी इस प्रकार से संपत्ति का प्रवाह होना चाहिए, या इस प्रकार से संपत्ति का निर्धारण होना चाहिए कि व्यक्ति मात्र की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन, वस्त्र और आवास, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित तरीके से पूर्ण की जा सके। कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी वर्ग किसी भी रूप में अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में असक्षम नहीं होना चाहिए, असमर्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत सहज और समान रूप में सभी की इन आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसका सुनिश्चय जो है वो आर्थिक नीति पर भी नियंत्रण, और साथ ही साथ व्यक्ति की जो विशेष रूप से जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, या जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, इस उच्च वर्ग की मनोवृत्ति में भी जब तक परिवर्तन नहीं होगा और वो अपनी जो पूंजी है उसमें अपने श्रम को समाहित करके ही उसके हकदार बने, ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक समाज में आर्थिक तत्व जो है वो विषमता का या आर्थिक तत्व संघर्ष का कारण तैयार करता रहेगा। ये आर्थिक असमानता अंततः किसी भी प्रकार के वर्ग और व्यक्ति या समाज और व्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं होती। ये आर्थिक असमानता निश्चित रूप से पतन का एक मूल कारण और आधार बनती है। आगे हम गांधीय दर्शन में गांधी के कुछ ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जिनके माध्यम से ये आर्थिक समानता या आर्थिक तत्व में नैतिकता का पुट या आर्थिक रूप में अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की प्रक्रिया किस प्रकार व्यक्ति और व्यवस्था की में अहम भूमिका निभा सकती है या किस प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बन सकती हैं। इन आधारों पर एक बात लेकिन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है, जहाँ से हमने अपना ये वक्तव्य शुरू किया था, कि इस धरा में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच पूरे करने की क्षमता इस संपूर्ण पृथ्वी में, धरा में या वसुंधरा में नहीं है। गांधीय दर्शन जो है, गांधी का आर्थिक चिंतन इसी एक मूल मंत्र के इर्द गिर्द चलता है, और जिसमें उनका ये मानना है कि सिर्फ सिद्धांतों और कथनों से कुछ नहीं होगा। जब तक हम इसको अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक इसके उत्पादक परिणाम जो हैं वो भी सामने नहीं आएंगे। धन्यवाद।